हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमारा सेशन इस समय जो पॉलिटी का चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा था राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का आज हमारा तीसरा वीडियो होगा और जिसमें हम प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में बात करेंगे और जो भी उसकी शक्तियां होती हैं, प्रेसिडेंट की शक्तियां होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उन सारी बातों के आज विस्तृत चर्चा की जाएगी। और साथ ही हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास कौन कौन सी वीटो पावर होती है, साथ ही जो अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं या किसको किसको सत्रावसान कर सकते हैं, किस तरीके से क्या होगा, वो सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को हम। तो साथियों, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भाग 5। ठीक है, ये आपकी हेडिंग पहले ही पढ़ी थी, आज भी वही पढ़ी हुई है क्योंकि आज हमारा राष्ट्रपति का तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके माध्यम से हम राष्ट्रपति की जो शेष शक्तियां हैं और कौन कौन शक्ति है, क्या उसमें होता है, सारी हम बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह हो गई कि हम बात करेंगे अनुच्छेद 85 की। ठीक है, अनुच्छेद 85 क्या कहता है? जो आपका अनुच्छेद 85 है, ये क्या कहता है? इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। आहूत का मतलब जब सत्र को बुलाया जाता हो और सत्रावसान का मतलब जब सत्र को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 में क्या है आपका? तो इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा की गई है। ठीक है, किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 85 में इस बात की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं हम सत्र का आहूत क्या होता है और सत्रावसान क्या होता है। तो पहली बात तो हम सत्र का आहूत जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम समोनिंग भी कह सकते हैं। और समोनिंग जैसे कि इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति जब विधायक बनने के लिए लोकसभा, इसको भैया गलत लिख गया है, क्या होता है कि जब लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे आहूत कहते हैं। यानी जब अनुच्छेद 85 है जिसमें जो सत्र होता है आहूत करते हैं, जो राष्ट्रपति इसको सत्र को बुलाते हैं, तब क्या होता है, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों को जब बुलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम आहूत कहते हैं। हमने अभी बताया आपको आहूत क्या है, जब सदस्यों को इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं सत्रावसान की, जिसको प्रोगेशन कहा गया है। और सत्रावसान में क्या होता है? जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेजता है, जिसे सत्रावसान कहा जाता है। ठीक है, सत्रावसान प्रोगेशन का मतलब है कि जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं और कानून बनाने के बाद में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है। ठीक है, उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है, जिसको कहा जाता है सत्रावसान। ठीक है, क्या कहते हैं? सत्रावसान। और जब बुलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आहूत। ठीक है, आगे देखते हैं कार्यवाही स्थगित। जब कार्यवाही स्थगित हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि संसद आज जो थी स्थगित कर दी गई, तो इसका क्या कारण होता है? तो एडजॉर्नमेंट, स्थगित को कह सकते हैं हम, कार्यवाही स्थगित को एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा, ठीक है, अनुशासनहीनता तथा शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा तथा कुछ दिन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति स्थगित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कार्यवाही स्थगित क्या होता है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है कि जब किसी बात पर बहस चल रही होती है और बहस चलते चलते जब इतनी ज्यादा बहस हो जाती है जिसमें शोर शराबा होने लगता है, और जब शोर शराबा होने लगता है जिससे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं आपके, वो परेशान जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो इस कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। स्थगित करने का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है वो कुछ घंटों के लिए स्थगित की जाए, जैसे सुबह कार्यवाही चल रही थी, हो सकता है 2 घंटे के लिए स्थगित करके उसको दोपहर के बाद फिर से शुरू कर दिया जाए, और यह हो सकता है कि वो अगले दिन फिर से अगले दिन की जाए, हो सकता है उस दिन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और अगले दिन की जाए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्यवाही स्थगित होना। ठीक है,
और इसमें कर्ता कौन है? तो लोकसभा में जो आपका अध्यक्ष होता है वो करता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, और राज्यसभा में जो आपका सभापति होता है वो इसको स्थगित करता है। ठीक है, और सभापति आपका कौन होता है? पदेन सभापति, जैसे बता चुके आपको, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो। ठीक है भैया, अब बात करते हैं, तो कार्यवाही स्थगित ये हो गई एडजॉर्नमेंट, जब कार्यवाही कुछ घंटे तथा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए तो उसको कार्यवाही स्थगित कहते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं विघटन क्या होता है, डिसोल्यूशन। ठीक है, विघटन या फिर डिसोल्यूशन, इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। ये तो बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यसभा जो है आपका ये एक उच्च सदन माना जाता है और उच्च सदन इसका विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं राज्यसभा जो आपका, तो इसका विघटन नहीं होता है, और साथ ही केवल लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन हो सकता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा का समय से पूर्व समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। समय से पूर्व का मतलब ये होता है कि जैसे जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए लोकसभा का चुनाव मान लिया होता है, और 5 वर्ष पूरे होने से पहले अगर कोई किसी कारणवश इसको विघटित किया जाता है तब क्या हो जाता है भैया, इसको ही हम कहते हैं विघटन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? विघटन कहेंगे। जब लोकसभा का समय से पूर्व समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे इसका विघटन हो सकता है, जैसे कि यदि बहुमत 273 सीट ना हो, जब जो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो 273 सीटें चाहिए, और वो जब ना हो तो बहुमत या फिर बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि या तो बहुमत 273 सीट ना हो तब यह आपका विघटन हो सकता है, या फिर जो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं, बहुमत प्राप्त जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया विघटन। विघटन कैसे हो सकता है? जब बहुमत 273 सीट ना हो तब, ये सबसे बड़ा कारण होता है। जब सीटें नहीं होती हैं तो इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, तो विघटन ये हो गया आपका, डिसोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं भैया, भारतीय संसद की अगर बात की जाए तो भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है आपका बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेके मई तक चलता है, और जो कि सबसे बड़ा सत्र भी है। ठीक है, बजट सत्र जो आपका है ये फरवरी से मई तक होता है, सबसे बड़ा सत्र भी इसको मानते हैं। और भारतीय संसद के कितने सत्र बताए गए हैं? तो 3 सत्र बताए गए हैं, जिनमें से दूसरा है आपका मानसून सत्र। और मानसून सत्र कब से कब तक होता है? तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका क्या होता है? तो ये आपका मानसून सत्र होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं शीतकालीन सत्र की। जो शीतकालीन सत्र है ये आपका नवंबर से दिसंबर माना जाता है, और नवंबर से दिसंबर जब शीतकालीन सत्र को मानते हैं, नवंबर से दिसंबर, तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? ये सबसे छोटा सत्र माना जाता है। सबसे छोटा सत्र आपका शीतकालीन सत्र माना जाता है, और सबसे बड़ा सत्र आपका कौन सा माना जाता है? तो बजट सत्र माना जाता है। और भारतीय संसद के कितने सत्र हैं? तो 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो यह हो गई सत्र की बात। इनमें से आपका एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं इसको, कि संसद के किन्हीं 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। जब 2 सत्र आपके हैं, चाहे बजट सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो, तो इनके बीच का जो समय होगा वो अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है। 6 माह अधिकतम समय हो सकता है, अधिकतम समय हो सकता है, और इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 6 माह से लेकर, यानी 6 माह के बाद में आपका एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकता है। एक दिन भी अगर ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक दिन भी आपका 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो 6 माह दिया हुआ है ये सत्र की अधिकतम सीमा है। 2 सत्रों के बीच की अधिकतम सीमा कितनी है? तो वो 6 माह है। ठीक है, इससे पहले दूसरा सत्र हो जाना चाहिए। और आपके सत्र कितने बताए गए? तो 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है कि साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, तो बुलाएगा कौन?
तो बुलाते भैया आपके हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं आपका संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। ज्वाइंट सेशन को हम कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद में अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, यानी कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की क्या होगा? अनुपस्थित हो जाए, तो ऐसे में क्या कौन करेगा भैया? तो ऐसे में जो अध्यक्षता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। जो आपका संयुक्त अधिवेशन किसके तहत बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तब कौन करेगा? तब भैया इसकी अध्यक्षता जो है वो उपसभापति करेगा, ठीक है। मान लिया 108 के तहत राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया और संयुक्त अधिवेशन में क्या हुआ? आपके लोकसभा अध्यक्ष वो अध्यक्षता करते हैं। अगर वो नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब आपके जो उपसभापति हैं ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसकी? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में भैया आपके कोई आगे क्या है कि वो अभी संविधान में विस्तृत तरीके से इसका विवरण नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन को कहां से लिया गया है? तो ये आपका संयुक्त अधिवेशन है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है भैया। कहां से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, इसका कारण क्या है जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं? तो इसका कारण जान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं भैया, यह तब बुलाया जाता है जब, ठीक है, कब? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? तो ये तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विवाद हो जाए, दोनों की ना बने। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, जो कि कहां बुलाया जाता है? तो सेंट्रल हॉल में ये बुलाया जाता है, ठीक है। सेंट्रल हॉल में इसको बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। कौन करेगा? तो हमने भैया जान लिया कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाते हैं और उनकी आपस में नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कितनी परिस्थितियों में? तो 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। तो पहली परिस्थिति क्या आ जाएगी आपकी? पहली परिस्थिति आपकी ये है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है। अगर एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे, तब संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी स्थिति क्या है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे, ठीक है। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, उसको स्वीकार ना किया जाए, तब आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। या फिर एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे, ठीक है, उस पर कोई चर्चा ही ना करे, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कूड़े में डाल दे, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। या फिर तीसरी स्थिति होगी जब एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव
दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। ठीक है, तो ये आपकी तीन स्थितियां ऐसी हैं जब आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, तीसरी क्या है कि एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। मान लिया पहला क्या है कि सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, जैसे कि लोकसभा ने किसी को पारित कर दिया किसी विधेयक को और राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपका संयुक्त अधिवेशन आ सकता है। या फिर दूसरे में क्या होगा कि राज्यसभा ने किसी विधेयक को पारित किया और लोकसभा में जाके वो 6 महीने के लिए रुक गया, तो ऐसी स्थिति में भी आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। या फिर एक सदन यानी लोकसभा ने कोई बात बताई कि इसका ऐसा करिए आप और राज्यसभा उसको मानने से इनकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की बात कुछ कि जो आपका संयुक्त अधिवेशन है किस पे नहीं बुलाया जा सकता। तो पहली बात, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, महाभियोग की परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। तो आपकी ये तीन स्थितियां हो गई, संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन, धन विधेयक, महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे बात करते हैं कि अब तक जो है कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो भैया आप देख लीजिएगा कि अब तक कुल मिला के 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। जिनमें से आपका कौन कौन है, तो पहली बार आपका बुलाया गया था दहेज उन्मूलन 1961 में। ठीक है, दहेज उन्मूलन 1961 में आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। दूसरी बात, बैंकिंग सुधार के लिए 1978 में बुलाया गया। और तीसरी बार आतंकवाद की स्थिति में, पोटा जिसे कह सकते हैं, की स्थिति में 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। तो आपकी ये 3 स्थिति हो गई कब कब बुलाया गया है। तो एक तो हो गया दहेज उन्मूलन 1961 में, बैंकिंग सुधार 1978 में और आतंकवाद 2002 के माध्यम से, यानी 3 बार आपका अभी तक संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गई संयुक्त अधिवेशन की बात। आगे बात करते हैं धन विधेयक की। ठीक है, अनुच्छेद 110 क्या कहता है कि अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन है, तो धन विधेयक का, मनी बिल का वर्णन है। ठीक है, धन विधेयक कह सकते हैं या फिर मनी बिल इसको कह सकते हैं। तो इसका भैया वर्णन किसमें दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 110 में वर्णन है धन विधेयक का। अब बात करते हैं कि संचित निधि पर पारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। जो संचित निधि पर पारित होगा विधेयक, जो भी विधेयक संचित निधि पर पारित होगा उसको क्या कहेंगे, धन विधेयक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, धन विधेयक कहेंगे। इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक आता है। बात करते हैं संचित निधि पर पारित होने वाला जो भी विधेयक है वो क्या कहलाएगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जब इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने, यानी किसी टैक्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी टैक्स को बढ़ाने और घटाने, ठीक है, बढ़ाने और घटाने वाला विधेयक आता है। सरकार का ऋण भी धन विधेयक में ही आता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सरकार का जो ऋण होता है वो किसमें आएगा, तो सरकार का ऋण भी धन विधेयक में ही आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नोट में। आपका एक बार फिर से देखते हैं नोट में क्या है कि आपका जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स, ये धन विधेयक में आपके नहीं आते हैं। ठीक है, कौन कौन चीज, तो एक हो गया आपका जुर्माना, लाइसेंस और स्थानीय टैक्स। ये 3 चीजें ऐसी हैं आपकी जो धन विधेयक में नहीं आती है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 में क्या दिया है, तो इसमें दिया गया है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। किस पे, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, यह अनुच्छेद 111 कहता है। और इसमें क्या बताया गया है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, कोई भी विधेयक है उस पर जो राष्ट्रपति हैं वो 3 प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि कौन सी प्रक्रिया किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। जैसे कि पहली प्रक्रिया हो गई अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, ये एक कह सकते हैं पावर है, अत्यंतकारी वीटो। ठीक है, और अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं शक्तियां, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी पावर है
एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे? अत्यंतकारी वीटो जो होती है, एब्सोल्यूट वीटो, इसमें क्या करते हैं, ये इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। ठीक है, विधेयक को रद्द कर देंगे। साथ ही 1991 में राष्ट्रपति, जिनका नाम था आर वेंकट रमन, ठीक है, क्या नाम था? आर वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक पर इस शक्ति का प्रयोग किया था। अब ये अत्यंतकारी वीटो है, ये क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति जो विधेयक होता है उसको रद्द कर देते हैं। और ऐसा इन्होंने कब किया है? तो ऐसा एक राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, इन्होंने क्या किया था, संसद सदस्यों के जो वेतन भत्ते संशोधन विधेयक था 1991 में, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग किया और उस एक तरह से कह सकते हैं उस विधेयक को इन्होंने रद्द कर दिया था। कौन सा विधेयक था? तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक। ठीक है, 1991 में जो लाया गया था, इसको इन्होंने रद्द कर दिया था। किसके माध्यम से? तो अत्यंतकारी वीटो के माध्यम से। ठीक है, दूसरी इनकी पावर क्या है, आगे बात करते हैं। तीसरी इसमें है कि निलंबकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है? निलंबकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो में इसमें क्या होता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यह विधेयक 44वें संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, अब क्या होते हैं कि निलंबकारी जो वीटो है, सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को, किसी भी विधेयक को, कोई भी विधेयक हो, कैसा विधेयक हो, उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए, यानी पुनः रिव्यू करने के लिए, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, किसको भेज सकते हैं? तो ये विधेयक को ये भेज सकते हैं, और किसके माध्यम से? तो निलंबकारी वीटो के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करते हैं जेबी वीटो। अब जेबी वीटो क्या होता है? तो जेबी वीटो की बात की जाए, पॉकेट वीटो इसे कहते हैं। जेबी वीटो को हम क्या कहेंगे? पॉकेट वीटो कहेंगे। जैसे कि इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते और ना ही लौटाते हैं। इसमें क्या था आपका अत्यंतकारी वीटो में? इसमें सीधे राष्ट्रपति विधेयक को क्या करते थे? रद्द कर देते थे। ठीक है, कोई कैसा भी हो, उनको लगा सही नहीं है तो रद्द कर दिया। अब जो निलंबकारी वीटो था, इसमें क्या करते थे, वो उसको दोबारा भेज देते थे, भैया इसको पुनर्विचार कर लीजिए, इसमें कुछ सही करने वाला हो तो सही कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें भेजना। तो ये इसके माध्यम से करते थे। लेकिन जो जेबी वीटो है, इसमें पॉकेट वीटो, इसका नाम ही पॉकेट वीटो है, इसमें क्या करते हैं, ये इस पे ना ही हस्ताक्षर करेंगे और ना ही इसको वापस भेजेंगे और ना ही इसको रद्द करेंगे। ठीक है, सीधे कह सकते हैं अपनी जेब में रख लिया, कोई मतलब नहीं, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी हो जाएगी जेबी वीटो। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते और ना ही लौटाते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कब किया गया है? तो ऐसा किया गया था जब डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने इसको क्या किया था, पॉकेट वीटो के माध्यम से इसको ना ही इस पर हस्ताक्षर किए और ना ही इसको रद्द किया था। ठीक है, ना ही इसको इस पर हस्ताक्षर किए, ना ही रद्द किया और ना ही इसको पुनर्विचार के लिए भेजा। सीधे इन्होंने क्या कर दिया, इस पे अपनी जेबी वीटो का पावर यूज करके उसको अपने हिसाब से क्या कर दिया, भैया कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं की। ठीक है, तो ऐसा किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह समय जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे भैया। अब क्या है, एक रिमार्क दिया हुआ है जिसमें आप देख लीजिए, अमेरिका में जब राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो के तहत विधायक यानी विधेयक को, ठीक है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उसे विधेयक को अधिक बहुमत से पारित करके भेजा जाता है, जिसे क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिमार्क में लिखा है कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसमें क्या था भैया आपका, भारत में जो निलंबकारी वीटो है इसमें क्या करते हैं, इसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब अमेरिका में राष्ट्रपति क्या करेगा, वो निलंबकारी वीटो का प्रयोग करके किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि दोबारा जब उसको तुम पारित करोगे तो अधिक से अधिक बहुमत के द्वारा आप उसको पारित करोगे। ठीक है, क्या कहा कि अधिक बहुमत से पारित करके भेजा जाता है। ठीक है, दोबारा से, जिसको क्या कहते हैं,
इसको क्वालिफाई वीटो कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? तो इसको क्वालिफाई वीटो कहते हैं, जो कि कहां पर है ये? तो ये आपकी अमेरिका में है। ठीक है, ये कानून आपका कहां पे चलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये हो गई हमारी कुछ जो पावर थी राष्ट्रपति के माध्यम से, और जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने लिए करता है, और या फिर कैसी स्थिति आती है जिसके लिए वो इसका प्रयोग कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद में अगली जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो भी हमारी स्थितियां हैं, आपातकालीन स्थितियां हैं, जो भी हमारी स्थितियां हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें हम अनुच्छेद 356 को भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 352 को भी पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 360 को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।